हाँ भाई, वेलकम। हिस्ट्री जो है इट विल बी आस्क्ड ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। और हिस्ट्री में ये चैप्टर जो है इट इज़ ऑफ अराउंड, मतलब हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। एंड दैट्स टू अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक नंबर का पूछ लिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है हमेशा। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, वो लोग इंडिपेंडेंट होने से पहले या कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज करने से पहले उन्होंने कैसे, नेशनलिज्म का मतलब होता है टू हैव अ फीलिंग ऑफ वन नेशन, यूनिटी वाली चीज़ को फील करना और उसके हिसाब से काम करना फिर, ठीक है। अब यूरोप में ये चीज़ें कैसे आई, क्या इसका इम्पोर्टेंस था, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो यू हैव अ पिक्चर इन योर एनसीईआरटीज। ये जो फोटो है, ये फोटो है भाई, इसके जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाई है, ये फ्रेडरिक सोरियू। आई डोंट नो इधर द प्रोनाउंसिएशन इज़ राइट या नहीं, मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, ठीक है। तुम देख लेना जैसे तुम्हारा मन करे, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो ही सकती है इसकी। मेन थिंग है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पिक्चर जो है जो इन्होंने बनाई है ये क्या डिपिक्ट कर रही है, इसमें क्या हो रहा है फ़ोटो में, ठीक है। तो इस फोटो में भाई देखो, सबसे पहली चीज़ की लाइन बनी हुई है ना। और वो लाइन जो है, कौन से लोग हैं ये, दीज आर द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है, मैन एंड वीमेन। और ये सभी एज के, सभी सोशल क्लास के, एक ट्रेन जितनी बड़ी लाइन उन्होंने बनाई हुई है। और ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, इसको ये होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं। होमेज मतलब होता है कि अपना ग्रैटिट्यूड शो करना, जैसे हम सर झुकाते हैं किसी के सामने, तो दैट दैट शोज अ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लिबर्टी है, इसको इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ फीमेल फिगर, कि भाई ये जो है एक लेडी हैं और इनके एक हाथ में तो है एनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ठीक है। और दूसरे हाथ में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वाला पूरा, जो फ्रांस के अंदर आया था व्हेन वी स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन, तब मैंने आपको ये शायद बताया भी होगा ढंग से, ठीक है। तो चार्टर है, चार्टर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एंड टॉर्च इन अनदर हैंड, ठीक है। अच्छा, इस फोटो के बारे में अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही ईजी से चैप्टर है। फिर आपके फर्स्ट सब टेक्स्ट जो है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये जो है भाई, हम बहुत अच्छे से इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर तुम 9th का भूल गए हो तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, बहुत मतलब 3-4 वीडियोज़ हैं, उनको स्पीड बढ़ा के देख लेना, शायद तुम्हें याद आ जाए क्या क्या था इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट सब टेक्स्ट, और इसमें क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1791 में वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन आया था, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड बाय नेशनल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय नेशनल असेंबली, नॉट बाय द मोनार्क। मोनार्क कौन था वहाँ पर उस टाइम, लुई 16, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इट प्रोवाइडेड सोवरेनिटी टू द फ्रेंच सिटीजन्स। अब प्लीज़ तुम ये मत सोचने लग जाना कि सोवरेनिटी क्या होता है, टू द फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है। अब इससे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, इससे क्या क्या चीज़ें मतलब सामने आई। एक तो थी
कि इन्होंने क्या किया, ला पैट्री, जो नाम किसको दिया, फादरलैंड, द फादरलैंड, ठीक है। फिर ली सिटीजन, सिटोयन, ये था द सिटीजन के लिए। तो ये जो नाम है ये याद रखने हैं, समटाइम्स दे आर आस्क्ड इन 1 मार्क, ठीक है। अच्छा, फिर इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल राइट्स का प्रोविजन आया। दे हैड ट्राई कलर फ्लैग। फिर न्यू हैम्स वर कंपोज्ड, नए नए गीत गाने शुरू किए उन्होंने। अगर याद हो तो मरसले वहीं से शुरू हुआ था, वहीं से उन्होंने गाना शुरू किया था, वो नेशनल एंथम बाद में बना। फिर ओथ्स वर टेकन ऑन द नेम ऑफ नेशन। देन दे कम अक्रॉस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब सेंटर के हाथ में थी पावर काम करने के लिए। देन यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, सब सिटीजन्स के लिए जो लॉज थे, जो कानून बनते थे, वो इक्वल थे। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसका मतलब समझ आया कि वेट और मेजर का जो सिस्टम था वो इन्होंने यूनिफॉर्म किया, कि भाई ऐसे नहीं कि भाई इतना, मतलब एक होता है आपका पहले जैसे सिस्टम होता था कि एक बोरी इस चीज़ के बदले आप इतना ये चीज़ ले लो, बाद में तो आया है ये सिस्टम हमारा किलोग्राम और ये सब कुछ। तो इन्होंने यहाँ से यूनिफॉर्म सिस्टम शुरू हुआ था कि एक ही सिस्टम पूरे कंट्री के अंदर लागू होगा, ठीक है। फिर रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। डायलेक्ट्स होते हैं हमारे द वे वी स्पीक, डिस्करेज्ड कि भाई ऐसे मत करो, तुम ठीक ठीक लैंग्वेज बोल लो एक ही तरीके के। और वो एक ही तरीके की लैंग्वेज कौन सी मानी जाती थी, फ्रेंच इन स्पीकिंग एंड पैरिस इन रिटन फॉर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हुई, ये जो भी कुछ हुआ, जितना भी कुछ पता हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चीज़ें हुई, अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था लिगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका क्या फ़ायदा हुआ, मतलब वो हमने क्यों पढ़ा, या ठीक है। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे दुनिया पर क्या फ़र्क पड़ा, यूरोप में क्या फ़र्क पड़ा, और इससे लोगों ने क्या सीखा। भाई ये वो वाली बात है कि गांव में किसी एक के घर में कुछ आ गया और लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं अब, कि भाई हम भी लेके आएंगे, अरे बहुत अच्छी चीज़ आई है। इस तरीके से कुछ सिस्टम जो है यूरोप के अंदर फैलने लगा। अब जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हमने फ्रांस में किया है ना, ऐसे ही ना हम दुनिया में, ये जो यूरोप है, यूरोप में सारे लोगों को फ्री करा देंगे, जो ये बिना बात हमारे राजा बने बैठे हैं ना, और जो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम इन सबको हटा देंगे और वील हैव पीपल्स राज एवरीवेयर इन द यूरोप, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एजुकेटेड लोग जो थे, मिडिल क्लास लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। फिर फ्रेंच आर्मीज जो हैं वो हेल्प के लिए कभी हॉलैंड, कभी बेल्जियम, फिर स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऐसे जगह जगह पे जाती रही, ठीक है। किस लिए, टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, कि भाई चलो हम सब तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके की चीज़ें होने लग गई, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज पर एक चीज़ दिखेगी,
एंड विच इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर। अभी तक यहाँ तक जो मैंने तुम्हें बताया है उसमें से 1 मार्क में तो ये पूछे जाते हैं कि फादरलैंड को क्या बोलते हैं, सिटीजन को क्या बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछा जाता है कि जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो चीज़ें हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो स्टैब्लिश हुई थी या बाद में जब रिपब्लिक वो लोग हो गए थे, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसे ऐड हुई जो यूरोप को इंस्पायर करने लगी। समझ आई क्वेश्चन? तो ये वाली चीज़ें हमें उस टाइम ऐड करनी है। 2 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि वो जो पिक्चर है वो किसने बनाई है और व्हाट इज़ दैट पिक्चर डिपिक्टिंग, क्या दिखा रही है वो पिक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज नेपोलियन इन फ्रांस, या फिर इनकी तरफ से एक कोड आया सिविल कोड ऑफ 1804, और इसको एक क्या और बोला जाता है, इट इज़ नोन एज नेपोलियन कोड, नेपोलियनिक कोड। अब इस कोड के अंदर क्या क्या था? इसके अंदर था भाई, अच्छा हाँ एक चीज़ और पहले मैं ये बता देती हूँ। नेपोलियन जो था, तुम्हें भी पता है, सबको याद होगा, फ्रांस में आया था। द राइज ऑफ नेपोलियन टू पावर, ऐसा सा कुछ सब टेक्स्ट था हमारा एक, है ना। तो दिस वाज अराउंड 1804 से 1814 तक नेपोलियन था वहाँ पर। उसके बाद वो 1815 में वापस दोबारा आया था, और फिर यहाँ के बाद वो चला गया था। ही वॉज सेंट टू समवेयर, किसी जगह पे भेज दिया था जो ब्रिटेन के अंडर कोई आइलैंड आता था। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट आइलैंड। वहाँ से वो वापस ही ना आ पाए, इस तरीके से कुछ सिस्टम किया था नेपोलियन के साथ। तो लास्ट में इसको ब्रिटेन के अंडर कोई आइलैंड था वहाँ पे भेज दिया था। मैं इसको चेक करके बताऊंगी तुम्हें, याद कमेंट कर देना अगर मैं भूल जाऊँ, ठीक है, या गिव मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। हाँ, तो दिस कोड इज, इस कोड से क्या था, हाँ नेपोलियन ने क्या किया था भाई, जो इनकी डेमोक्रेसी थी, जैकोबिन गवर्नमेंट, जो फलाना ढमकाना जो भी कुछ था, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ही डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, है ना। एंड ही इस्टेब्लिश्ड मोनार्क सिस्टम, राजा बन गया था ये, है ना, ऐसा ही कुछ हुआ था। अच्छा, दिस सिविल कोड ऑफ 1804 में फर्स्ट इज ऑल इक्वल बिफोर लॉ, सब इक्वल हैं। नो फर्स्ट स्टेट, नो सेकंड स्टेट, कुछ नहीं है। नो मास्टर, नो मिस्ट्रेस, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी इसने दे दी थी कि चलो यू कैन हैव योर प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी लो, काम करो, ढंग से रहो। फिर नो प्रिविलेज ऑन बर्थ, जैसे हमारे यहाँ होता है ना बर्थ सिस्टम में प्रिविलेज, कि भाई इफ़ यू आर बॉर्न टू अ जनरल कास्ट तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और अगर आप किसी SC ST में हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो इस तरीके के सिस्टम इन्होंने हटा दिए थे सब, क्योंकि तुम्हें ना बर्थ के हिसाब से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, आराम से रहो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टाइम था ना 1804 से 1814 तक का, इस टाइम में क्या हुआ था, जो ये नेपोलियन था इसने बहुत सारे सराउंडिंग एरियाज को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। कैप्चर भी किया मतलब उनकी आर्मी से, उनकी आर्मी को हरा दिया था। उनकी ये नेपोलियन की आर्मी जीतती थी, और उसके बाद क्या होता था, वो एनेक्स्ड वाला सिस्टम हो जाता है ना, जैसे कि भाई हमारी आर्मी ने आपके एरिया को कनकर कर लिया, अब हमारा राजा यहाँ पर रूल करेगा। तो वो जो राजा ये बनाता था ना, वो अपने बहन भाइयों को बना देता था, स्पेशली भाइयों को, कि चलो अब तुम यहाँ पर रूल करो। लेकिन इवेंचुअली रूल किसका चलेगा, नेपोलियन का, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इनमें सब में इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के हो गए। देन फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और पीजेंट्स को फ्री किया, पीजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्फडम, कि आपके ऊपर जितना कर्ज है, जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनसे फ्री हैं, अब आराम से काम करो, ठीक है। अच्छा,
फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। अच्छा सा लग रहा है ना हमें ये सब कुछ सुन के कि अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया काम कर दिया इसने, इम्प्रूव कर दिया। इन सब से क्या हुआ, पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इन सबको एक फ्रीडम वाली फीलिंग आ गई। अच्छा भाई बढ़िया बात हो गई, फ्यूडल सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, हमारे कर्ज वर्ज भी माफ़ कर दिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट भी बढ़िया बढ़िया हो रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है ना। और अभी लास्ट पेज पे हमने बताया था वेट और मेजर्स, तो इसने स्टैंडर्ड दे दिया था सारे कंट्रीज़ में, वही एक सेम चीज़ें चलने लग गई थी। अच्छा, फिर नेशनल करेंसी, इस टाइम तक क्या था, बहुत सारी करेंसीज चलती थी, लेकिन इसने क्या किया, एक नेशनल करेंसी, उस टाइम ना अराउंड 20 करेंसीज थी वहाँ पर, लेकिन इसने क्या किया कि एक ही करेंसी चलेगी, और वो मैं बता रहा हूँ ये वाली चलेगी, फालतू में अपने दिमाग मत लगाओ तुम, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंजेस ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, सर्विस तो उस टाइम कौन ही देता था, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ चीज़ें होने लग गई। तो अब समझ आया ये सिविल कोड ऑफ 1814 क्या क्या था इसके अंदर, है भाई। एक बारी और इसको हल्का सा बता देती हूँ कि सब लोग इक्वल हैं, प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, बर्थ के हिसाब से आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हो गए, फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, पीजेंट्स को कर्जा माफ़ी हो गई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बढ़िया से चलने लग गए। इससे जो हमारे पीजेंट्स, आर्टिजन, मतलब जितने भी न्यू मिडिल क्लास लोग थे ना, उन सबको अच्छा अच्छा फील हुआ। वेट और मेजर को स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया, नेशनल करेंसी सिस्टम कर दिया, अबॉलिशमेंट ऑफ एक्स्ट्रा करेंसीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल कैन टुक प्लेस इन रीजन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, ये सब कुछ हुआ, ओके। अब इसमें ये चीज़, अब ये है भाई कि इसने कौन सी चीज़, मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ की हैं तो एक आधी तो गलत करेगा ही, जिसकी वजह से पब्लिक इस पर गुस्सा करे। तो वो जो गलत चीज़ें थी, नेगेटिव पॉइंट्स जो थे इसके, वो ये थे, पहली चीज़ तो इसने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, पैसे जहाँ देने पड़ जाए पब्लिक परेशान, फैसिलिटीज़ नहीं देख रहे, टैक्स बढ़ा दिया भाई, गलत बात कर दी। फिर सेंसरशिप, सेंसरशिप आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर भी एक बार बता देती हूँ। सेंसरशिप का मतलब होता है, जैसे मीडिया के ऊपर होता है ये ज़्यादातर, मीडिया जो है वो फेवर और अगेंस्ट किसी भी तरफ जा सकती है अबाउट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भाई हमारी ये गलत कर रही है, ये सही कर रही है, ठीक है, दोनों तरफ जा सकते हैं, जिस चैनल का जो मन हो वो दिखा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप ऑफ मीडिया, कि मीडिया के पास ही है वो। तो इन्होंने क्या किया, नेपोलियन भाई साहब ने, इन्होंने कहा कि आप जो भी कंटेंट दिखाओगे ना, जो भी आप छापोगे न्यूज़पेपर में, पहले यहाँ के परमिशन लिया करो मेरे से, उसके बाद छापोगे तुम कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी कुछ नहीं दिखाएगा ये अपने बारे में, तो है ना, नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, और फ्रेंच आर्मी में ना इसने भर्तियां करनी शुरू कर दी कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे आर्मी चाहिए बढ़िया, और जो इसे अच्छा लगता था उसको ज़बरदस्ती आर्मी में डाल लेता था, उनका मन करे नहीं करे, तुम आर्मी में हो, मैंने कह दिया तो कह दिया, हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सब कुछ चीज़ें होने लग गई। अब देखो एक बार बुक में तुम्हें मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ये वाला जो पेज है आपका, राइज ऑफ ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, इसके अंदर देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हुई है, 1789 में इट वाज एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। उसके बाद ये ट्रांसफ़र हो गई सोवरेनिटी सिटीजन्स पे, फ्रेंच सिटीजन्स टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, कौन सी बॉडी, नेशनल असेंबली, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर ये है कि आइडियाज़ वहाँ से क्या क्या चीज़ें आई, जो भी मैंने तुम्हें बहुत सारा पॉइंट्स में बताया। फिर जो ये रिवोल्यूशनरी थे, क्या क्या इन्होंने कोशिश की कि भाई मिशन बनाएंगे हम तो लिबरेट कर देंगे यूरोप को, ठीक है। अब जब न्यूज़ फैलने लगी
तो जैकोबिन क्लब्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। और बाकी सिटीज़ में, यहाँ पर कंट्रीज़ में हेल्प प्रोवाइड करनी शुरू कर दी इन्होंने। देन ये मैप है। उसके बाद ये यहाँ पर सिविल कोड ऑफ 1814, ठीक है, विच इज़ यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। इस कोड के अंडर क्या क्या था ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पर वही है कि भाई कोड में क्या क्या था, स्टैंडर्ड मेजर्स, फिर कौन कौन सी प्लेसेस में ये शुरू हो गया था। उसके बाद इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फ्रेंच आर्मी में फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, कि भाई ज़बरदस्ती वो आपको भर्ती कर रहे हैं तुम्हारी। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें नेपोलियन को वॉर करने थे कि मुझे पूरे यूरोप अपने अंडर चाहिए, ठीक है। देन इट इज़ सेकेंड सब टेक्स्ट। पहले फर्स्ट सब टेक्स्ट को अच्छे से रीड कर लो, आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। यार अब मैं फेड अप ना हो, ये ऑनलाइन क्लास कब ख़त्म करेंगे, स्कूल चला दो अब हमारे। चलो ओके, टाटा बाय बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।